हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है बच्चों, वो है क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 डाला है, जिसने नहीं देखा है वो देख लें। मैंने इस चैप्टर को क्योंकि ये लंबा है तो इसलिए पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ताकि मैं डिटेल में समझा सकूं और आपको समझ आ सके। तो चलिए पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें मैंने आपको समझाया था वर्क के बारे में, व्हाट इज़ वर्क, व्हाट इज़ मीनिंगफुल वर्क, व्हाट इज़ जॉब, व्हाट इज़ करियर और डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड करियर। तो आज उसके आगे से ही लेसन को हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब इसमें आगे है ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस ऑफ इंडिया। तो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस ऑफ इंडिया अगर पूछा जाए तो इंडिया जो है हमारी बहुत ही इंडिया की रिच, एंशियंट और डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज है। और इतनी डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया में, अलग अलग स्टेट्स हैं, उनके अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे इंडिया में चाहे कितना भी फॉरेन इन्फ्लुएंस हो गया हो, लेकिन जो कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, वेरियस सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, इसकी वजह से हमने अपनी जो कल्चरल स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन किया हुआ है। अब ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया कौन से हैं, जिसमें आता है एग्रीकल्चर, फिशिंग, हैंडीक्राफ्ट्स, वीविंग, इंडियन कुजीन, विजुअल आर्ट, फिशिंग। तो चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है वो एक मेन ऑक्यूपेशन है इंडिया का, क्योंकि ऑलमोस्ट 70% जो 70% पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रहती है। और एक तो क्लाइमेटिक कंडीशन जो इंडिया की है वो सूटेबल है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, और इस वजह से ही इंडिया जो है एक लीडिंग प्रोड्यूसर बन गया है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का वर्ल्ड में। बात करें अगर कैश क्रॉप की, जैसे टी है, कॉफ़ी है, कार्डमम है, रबर है, इससे हमारे यहाँ ये अच्छे उगते हैं, तो इसकी जो है डिमांड है, इसको एक्सपोर्ट किया जाता है तो फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। मतलब हम अगर बाहर की कंट्रीज़ में इनको भेजते हैं तो हमें फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन की पैसा मिलता है, तो हमें फ़ायदा भी होता है और हमारी इंटरनेशनल जो मार्केट है उसमें इन चीज़ों की डिमांड है। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कैशू नट का, कोकोनट का, मिल्क का, जिंजर का, टर्मरिक का, ब्लैक पेपर का, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का, स्पाइसेस का। तो जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, एग्रीकल्चर के अलावा और बहुत सी ऐसे ऑक्यूपेशंस आ गए हैं, उन्होंने भी जगह ले ली है। पहले और सिर्फ एग्रीकल्चर ही हुआ करता था, तो और ऑक्यूपेशंस भी हो गए हैं। लेकिन जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, जो विलेजेस हैं, वहाँ के हिली एरियाज़ के जो विलेजेस हैं, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न इंडियन विलेजेस, वहाँ पे आज भी ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर और गार्डनिंग है, और वो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वहाँ का। कितना सब कुछ है, एग्रीकल्चर है, फैसिलिटीज़, एग्रीकल्चर का क्लाइमेटिक कंडीशन है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी फार्मर्स को, इंडिया के जो फार्मर्स हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, जिसके अंदर आता है स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, टेनेंट्स फार्मिंग, पुअर क्रॉप प्रोडक्शन, इनसफिशिएंट प्रोड्यूस फॉर फैमिली कंजम्पशन, सेल फॉर प्रॉफिट एट्सेट्रा। अब बात आती है दूसरा जो है फिशिंग। फिशिंग भी एक ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है, और फिशिंग क्योंकि हमारे जो इंडिया है वो वहाँ पे बहुत लंबी कोस्ट लाइन है, यानी आप अगर नीचे का पार्ट देखें इंडिया का, जो सदर्न एरिया है, तो वहाँ पे दोनों तरफ जो है वो समंदर है, तो कोस्ट लाइन है, तो जो वहाँ पे बहुत तरह की फिशेस मिल जाती हैं। तो जैसे कि साउथ इंडियन स्टेट्स लाइक केरला है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, वहाँ के जितने भी विलेजर्स हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन जो है वो फिशिंग है, क्योंकि उनको वहाँ पे वो फैसिलिटी है, तो वो फिशिंग करते हैं और उसी से वो अपनी जो लिवलीहुड है, यानी कि अपना जो कारोबार है, उससे अपना जीवन यापन करते हैं। फिर आता है हैंडीक्राफ्ट्स। हैंडीक्राफ्ट्स जो है पुराने ज़माने से ही हैंडीक्राफ्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन रहा है इंडियन विलेजेस का, और बहुत सी इंडियन आर्ट्स और क्राफ्ट बहुत पॉपुलर हो गए हैं, उनकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड हो गई है। और बहुत से जो गांव के जो लोग हैं उनका अगर देखा जाए तो मीन्स ऑफ लिवलीहुड यही है, जिसमें वुड क्राफ्ट आता है, पोट्री आती है, मेटल क्राफ्ट आता है, ज्वेलरी मेकिंग आती है, आइवरी क्राफ्ट आता है, कोम क्राफ्ट,
ग्लास एंड पेपर क्राफ्ट, एम्ब्रॉयडरी, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग, शेल क्राफ्ट, स्कल्पचर, टेराकोटा, शोला पिता क्राफ्ट, डूरीज, रग्स, कारपेट्स, क्ले एंड आयरन आइटम्स एटसेट्रा। ये कुछ फेमस इंडियन हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हैं। तो आप देखते भी होंगे कि जैसे यहाँ पे जो है शहरों में हैंडीक्राफ्ट के कितने सारे जो मेले लगते हैं, जो बड़े बड़े फेयर होते हैं, उसमें कितनी डिमांड होती है। जो बाहर के लोग भी आए होते हैं वो भी शौक से देखते हैं, ख़रीदते हैं। तो क्योंकि ये स्मॉल जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, हाथ से लोग बना रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, ट्रेडिशनल उनके ये ऑक्यूपेशन है, तो उससे वो अपना पैसा कमाते हैं। नेक्स्ट है इसमें वीविंग। वीविंग मतलब बुनना। तो जो वीविंग है वो एक फेमस कॉटेज इंडस्ट्री है इंडिया की, और इंडिया का जो हैंड वोवन यानी हाथ से बुना हुआ जो फैब्रिक है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है। बहुत से ऐसे इंडियन स्टेट्स हैं जो कि उनमें बहुत से ट्रेडिशनल मटेरियल्स क्वालिटी मिल जाती है। जैसे कि अगर बात करें, जैसे बनारसी सिल्क फेमस है, वहाँ की होती है। और उसके अलावा अगर जैसे जयपुर, जैसे राजस्थान में बांधनी के कपड़े फेमस हैं उधर के। तो जहाँ का जो ट्रेडिशन होता है और जहाँ जो फैसिलिटी, जिस तरह का थ्रेड या जिस तरह की कपड़ा मिलता है, उसी से रिलेटेड जो है वो ट्रेडिशनल क्लोथ्स, कॉस्ट्यूम्स मिलते हैं। तो वैरायटी है हमारे देश में। तो इस तरह से वैरायटी हमें जो है वो वीविंग में भी वैरायटी दिखाई देती है। बहुत से ट्रेडिशनल क्लोथ्स और मटेरियल जो हैं इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडियन कल्चर का। ट्रेडिशनल है रिलीजियस फेस्टिवल्स में, और वैसे बहुत से ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें कि ये ट्रेडिशनल क्लोथ्स भी पहने जाते हैं। और ये कितना भी फैशन आ जाए, लेकिन जो ट्रेडिशनल डिज़ाइन है वो आज भी लोगों को फैसिनेट करते हैं। बहुत से मोस्ट पॉपुलर टाइप्स ऑफ वीविंग इंडिया की अगर बात करें तो कॉटन फैब्रिक्स है, पटोला वीविंग है, इक्का कारपेट वीविंग है, एम्ब्रॉयडरी है, संगानेरी प्रिंट्स है, चिंदी धुरीज है, बाटिक साड़ीज़ हैं, हिमरो, और हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग है, फुलकारी है। ये सब हैं। अलग अलग रीजन इंडिया के फेमस हैं स्पेशल वीव्स के लिए। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जैसे बनारसी सिल्क फ्रॉम उत्तर प्रदेश है, पटोला ऑफ गुजरात है, और उसके अलावा है जैसे सिल्क एंड कॉटन हैंडलूम्स, नारायण पेट, पोचमपल्ली, वेंटागिरी सिल्क एंड कॉटन हैंडलूम्स कहाँ के? आंध्र प्रदेश के फेमस है। अब इसके ये जो ऑक्यूपेशन होते हैं ये इनसे हमें फ़ायदा ये होता है कि लोगों को फॉरेन यानी इंटरनेशनल मार्केट में ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, तो उससे हमें इनकी डिमांड होती है, तो हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। लेकिन ये जो रिलीजन है, कास्ट है इंडिया में, और अलग अलग ऑक्यूपेशंस हैं, ये सब इंटर रिलेट करते हैं। तो ट्रेडिशनली जो प्रोसेस है, टेक्निक है, स्किल है, क्राफ्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, वो क्या है कि वो पुराने ज़माने से चला आ रहा है, और लोगों ने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन इसको संभाल के रखा हुआ है। तो अपने ही परिवार के लोगों को वो कला सिखा देते हैं, और वो फिर आगे फिर वो ऐसे बढ़ती चली जाती है। तो वो कुछ ऐसी एक होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ कुछ ही लोगों को पता होती हैं, वो टेक्निक्स। तो इसीलिए वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलते चले जाते हैं। अब इसमें बहुत से ऐसे डिफरेंट ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन हैं, जैसे कि हंटिंग है, गैदरिंग है, और सॉल्ट मेकिंग है, माइनिंग है, ट्रैपिंग बर्ड्स एंड एनिमल्स है, गार्लैंड मेकिंग है, और ब्रिक एंड टाइल मेकिंग है, टैपिंग ऑफ नीरा एंड पाम्स सेप जूस है। ये सब क्या आते हैं? ये होते हैं ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। कुछ होते हैं जैसे अगर आपसे पूछें कि इंटर जनरेशनल ट्रेडिशन ऑक्यूपेशन, यानी कि जो जनरेशन टू जनरेशन चल रहे हैं, जैसे प्रीस्ट हैं, कारपेंटर्स हैं, ब्लैक स्मिथ्स हैं, बार्बर्स हैं, वीवर्स हैं, पॉटर्स हैं, ऑयल प्रिजर्स हैं, लेदर वर्कर्स हैं, स्वीपर्स हैं, वाटर बियरर्स हैं, और टॉडी टैपर्स हैं। यानी ये जो हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं ये प्रोफेशन। और अब पहले तो वो लोग प्रोफेशन किया करते थे इस चीज़ को, लेकिन वो क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहे हैं तो वो एक कास्ट में भी चेंज हो गए हैं। देखिए जैसे कारपेंटर है तो उसकी कास्ट कारपेंटर की बढ़ई, तो बड़े ही हो जाते हैं कास्ट में। वो उनकी कोई कहीं से कास्ट बनी थोड़ी है, वो उनका जो काम चल रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो वो एक कास्ट बन गई है। कारपेंटर्स हैं, जैसे ब्लैक स्मिथ हैं, जैसे वीवर्स हैं। तो ये एक जो है जब उनका टाइम टू टाइम एक ही काम चल रहा है तो वो प्रोफेशन से कास्ट के नाम से भी फेमस हो गया है। तो ये क्या होती है? ये जो है ये जनरेशनल ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन होते हैं।
अब है इंडियन कुजीन एंड स्पाइसेस। देखिए ये तो आप जानते ही होंगे, आप इंडिया में रहते हो और इंडिया का खाना हर जगह फेमस होता है, क्योंकि इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं, सबका डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट है, डिफरेंट डिफरेंट स्पाइसेस हैं। साउथ इंडियन खाना अलग तरह है, तो पंजाबी खाना अलग है, नॉर्दर्न एरिया का खाना अलग है, और सबके टेस्ट, सबके स्पाइसेस बहुत अच्छे हैं। तो ये अलग अलग कल्चर है, कहीं अलग अलग म्यूज़िक है, अलग अलग लिटरेचर है, अलग अलग आर्ट्स हैं। तो इतना वैरायटी है हमारे इंडिया में, और इतने स्पाइसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड भी इसके फेमस हैं, और टेस्ट भी चीज़ों का अलग अलग तरह का फेमस है। तो इतनी वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी और ग्रोइंग डिमांड्स है ट्रेडिशनल इंडियन कुजीन, तो मेजर, इसलिए वो मेजर सोर्स ऑफ लिवलीहुड भी बन गया है लोगों का, चाहे वो स्ट्रीट फूड हो और चाहे वो 5 स्टार के होटल्स हो। मशहूर कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से मशहूर ही है। और जैसे कहीं की अगर रोड की पानी पूरी मशहूर है, लोग वहाँ खाने जा रहे हैं, तो कोई 5 स्टार होटल का कुछ मशहूर है। तो लोगों का जो है बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं उसे, प्रोफेशन बन गया है ये। अगर खाने की बात करें तो चाहे वो स्ट्रीट फूड से लेके होटल रेस्टोरेंट्स ऑफ वो बन गया है, इससे लोग कमा भी रहे हैं, क्योंकि इंडिया में स्पाइसेस भी अच्छे हैं, वहाँ पे ट्रेडिशनल फूड जो हैं अलग अलग तरह के हैं, तो लोगों का बहुत अच्छा कारोबार भी इससे चल रहा है। फिर है बात विजुअल आर्ट की। तो विजुअल आर्ट को क्लासिफाई किया गया है आर्किटेक्चर में, स्कल्पचर में, पेंटिंग में। इंडियन आर्ट जो है उसमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ आर्ट फॉर्म्स हैं, जिसके अंदर पेंटिंग आती है, स्कल्पचर आता है, पोट्री आती है, टेक्सटाइल आर्ट आती है, और इतने विजुअल आर्ट्स जो हैं उनकी प्रैक्टिसेस 1000 ईयर्स अगो से इंडिया में चलती चली आ रही है। तो आर्टिस्ट और आर्टिसन जो हैं वो जो है उनको सपोर्टेड बाय 2 मेन कैटेगरीज। तो एक तो लार्जर हिंदू टेम्पल्स एंड द प्रिंसली रूलर्स ऑफ वेरियस स्टेट्स। तो जितनी भी हमें आर्ट एंड आर्टिजन्स इस तरह की चीज़ें, आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स दिखाई देती हैं, ज़्यादातर जहाँ पे रिलीजियस वर्शिप्स होती हैं वहाँ पे दिखाई देती हैं, या जैसे अलग अलग रीजनल स्टाइल की आर्किटेक्चर दिखाई देंगे आपको उसमें सब जगह। जैसे आप जाओगे अगर वहाँ दिखाई दे रहे हैं, जैसे मुस्लिम्स का है कि किसी मॉन्यूमेंट्स में चले गए आप, तो वहाँ पे आपको वैसा मुस्लिम कल्चर का वो कुछ ट्रेडिशनल ऐसा दिखाई दे जाएगा आर्ट एंड क्राफ्ट का। और आप अगर कहीं हिंदू टेम्पल में चले गए तो आपको उस तरह का दिखाई देगा। तो यानी कि आर्टिस्ट जो हैं उन्होंने रिलीजन के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छे से कार्विंग की हुई है, और स्कल्पचर्स भी यूज़ होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें, और मॉडल इन टेराकोटा, ये सब दिखाई देते हैं विजुअल आर्ट्स के अंदर। फिर ये इस चीज़ से भी लोगों ने अपनी लाइफ को जो है गुजारा कर रहे हैं। बहुत से जो गवर्नमेंट और जो बहुत सी ऐसी NGOs हैं, उन्होंने इन ऑक्यूपेशन को जो है प्रिजर्व करने के लिए बहुत शुरू किया है, कि ताकि ये आर्ट बची रहे। अब है चैलेंजेस एंड कॉन्स्टेंट थ्रेटनिंग द सर्वाइवल ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स इन इंडिजीनियस आर्ट। देखिए जो हैंडीक्राफ्ट और जो ये आर्ट है, इसका एक तरीके से कहीं ना कहीं नुकसान स्टार्ट हो गया है। अब वो रीज़न क्या रहा है इसका नुकसान का, उसको कैसे बचाया जाए? तो रीज़न यही है कि इसमें ये है कि एक तो जो वो है नॉलेज और स्किल है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। दूसरा ये है कि जो भी वो आर्टिस्ट होते हैं उनको इनकम बहुत कम मिलती है, तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, जो कि सस्ते दामों बहुत प्रोड्यूस कर लिए गुड्स को, और वो चीपर हैं। फिर एस्थेटिक जो एप्रिसिएशन, फाइन आर्ट्स, इनका वो भी कम है। लोगों को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि लिटरेसी है कि क्या एक्चुअली में क्या इतनी इसकी इम्पोर्टेंस हो सकती है। और फॉरेस्ट भी कम हो गए हैं, और नेचुरल एनवायरनमेंट भी कम हो गया है, और जो स्लो प्रोग्रेस हो रही है इम्प्लीमेंटिंग लैंड फॉर्म्स में, और इनएफिशिएंट फाइनेंस और मार्केटिंग सर्विस, ये सब चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से जो है इसका हैंडीक्राफ्ट्स का और इंडिजीनियस आर्ट का सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अब एरियाज वेयर इंटरवेंशन इज़ रिक्वायर्ड। हम कहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जो ये इसको जो ये रिवाइव कर सकते हैं पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट की और इंडिजीनियस की। तो कुछ ऐसे एरिया हैं, जैसे डिज़ाइन इनोवेशन करें, यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली रॉ मटेरियल्स करें, स्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हों, और प्रिजर्वेशन और रिफाइनमेंट हो स्ट्रेटजीज़ का, पैकेजिंग हो, और कंजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज हो,
और प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो जो ये सब चीज़ें अगर इसमें थोड़ा सा सुधार कर लिया जाए तो इसको प्रिजर्व किया जा सकता है। हैंडीक्राफ्ट्स और आर्टिजन्स को, इन सब चीज़ों को, इंडिजीनियस आर्ट्स को। तो जो मॉडर्न यूथ है और कम्युनिटीज़ और गवर्नमेंट है, उन सबको अवेयर होना चाहिए इसके बारे में, इसको एक एज ए करियर लें। और ये जो एफर्ट्स अगर इसमें थोड़ा सा एफर्ट डाल दें इनको, These efforts and initiatives will क्या करेंगे, हेल्प इन बूस्टिंग द इनकम जनरेशन। इनकम भी बढ़ेगी इससे अगर उनको एफर्ट्स डालेंगे। और इट इज़ द नीड ऑफ द आवर एंड चैलेंज कन्फ्रंटिंग इंडियन सोसाइटी टू मेंटेन आवर यूनिक डाइवर्सिटी इन अ डेमोक्रेटिक मैनर विदाउट द हायरार्की और कास्ट बेस्ड वर्क डिविजन। यानी कि हम बिना किसी कास्ट और बिना किसी भेदभाव के हम सबका एक ये राइट है, हम सबका एक ये ड्यूटी है, सॉरी राइट नहीं ड्यूटी है, कि हम अपनी पुरानी जो ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं और जो ये सब हैं इनको हम बचाएं। उसके लिए हमें जो है थोड़ा सा सपोर्ट देना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा। और इससे क्या होगा, जो लोग हैं जो इस चीज़ में परफेक्ट हैं, इसमें उनको उनके जीवन यापन करने में उन्हें आसानी होगी और ये नेगलेक्ट नहीं होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया समझ में आ गए होंगे और इनकी इम्पोर्टेंस और वो किस तरह से नेगलेक्ट हो रहे हैं और हम उसको कैसे बचा सकते हैं, ये सब समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 में। तब तक आप इसको देखिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। जितना आप मुझे सपोर्ट करेंगे, जितना आप मेरी वीडियो को शेयर करेंगे, उतना मुझे फ़ायदा होगा। तो मैं आगे आपके लिए वीडियो डालूंगी तो आपको भी फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ कीप शेयरिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।